आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है पंचशील और गुट निरपेक्षता। सबसे पहले हम जानते हैं पंचशील क्या है। पंचशील का सिद्धांत, पंचशील आपको ये बताते चले कि पंचशील का समझौता सन 1954 में भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था। क्या उद्देश्य था पंचशील सिद्धांत का? क्या उद्देश्य था? भारत और चीन के बीच में तब बहुत बिगड़ गई थी, जो संबंध थे दोनों देशों के बीच वह बहुत खराब हो गए थे। इस रूप में खराब हो रहे थे कि तिब्बत का मुद्दा भारत और चीन के बीच में एक विवाद का मुद्दा बना हुआ था। तिब्बत पे चीन अधिग्रहण कर रहा था, तिब्बत का लगातार प्रयास कर रहा था, और जो तिब्बत से शरणार्थी थे बौद्ध धर्म के वह भारत आ रहे थे। दलाई लामा तब तक तो नहीं आए थे, लेकिन तमाम शरणार्थी भारत आ रहे थे, और चीन का आपत्ति इस बात पे था कि भारत इनको अपने यहाँ क्यों शरण दे रहा है। तो दोनों देशों के बीच संबंध कटु हो रहे थे, तनावपूर्ण हो रहे थे। तो उसको दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ पंचशील का। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में यह 5 सूत्रीय समझौता, कई सूत्रीय? 5 सूत्रीय, इसमें इसको कहते हैं 5 सूत्रीय समझौता। 5 सूत्रीय मतलब 5 सूत्रीय मतलब 5 सिद्धांत थे इसके। 5 सूत्रीय समझौता। क्या समझौता था ये 5 सूत्रीय समझौता? इस 5 सूत्रीय समझौते का पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना। एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना मतलब एक दूसरे के संप्रभु राष्ट्र होने का हम सम्मान करेंगे, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे। दूसरा क्या था? एक दूसरे पर आक्रमण न करना, यानी कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, नहीं करना। तीसरा क्या था? तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामले में दोनों देश हस्तक्षेप नहीं करना। और चौथा था कि एक दूसरे के में जो विवाद है एक दूसरे के प्रति, उसका शांतिपूर्ण समाधान करना। एक दूसरे के से विवाद जो है उसका शांतिपूर्ण समाधान करना। एक दूसरे के साथ जो विवाद है उसका शांतिपूर्ण समाधान करना, और एक दूसरे के लाभ से प्रेरित कार्य करना। इसका मतलब एक दूसरे के लाभ से प्रेरित कार्य करने का मतलब यह है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना। और जो 5वां सिद्धांत था वो 5वां सिद्धांत था सह-अस्तित्व। सह-अस्तित्व का मतलब कि सह-अस्तित्व का मतलब है कि एक दोनों जो चीन और भारत थे, दोनों देश एक दूसरे के विचारधारा के
विपरीत लगभग राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह साम्यवादी थी। तो साम्यवादी व्यवस्था और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर था। दोनों ने तय किया कि हम एक दूसरे के अलग व्यवस्था होते हुए भी साथ साथ रह सकते हैं और एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। तो ये भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 1954 में हुआ था और इस समझौते के द्वारा एक दूसरे के प्रति जो संबंध थे, जो संबंध खराब हो रहे थे, उसको सुधारने की कोशिश की गई। बताते चले कि 1954 में यह समझौता हुआ था, सन 1954 में, और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अच्छा खराब इस तरह के संबंधों का दौर चलता रहा। बीच में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगते रहे, लेकिन वह दौर भी आया जब 1959 में दलाई लामा जब तिब्बत का ग्रहण कर लिया चीन ने, तो दलाई लामा तिब्बत छोड़ के भारत चले आए, और जब भारत चले आए तो भारत ने उनको शरणार्थी का दर्जा दिया। चीन इस बात पे बहुत नाराज हुआ और इसकी परिणति अंततः 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और भारत के लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो यह पंचशील का सिद्धांत था। हमने आपको बताया था कि पंचशील का जो सिद्धांत है वह भारत की विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत है। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत है। भारत सिर्फ चीन के साथ ये पंचशील का समझौता नहीं, ये सिद्धांत नहीं चलाता है, बल्कि भारत के दूसरे देशों के साथ जितने भी संबंध है उसमें पंचशील का यह भाव रहता है और पंचशील भारत के विदेश नीति का एक मुख्य हिस्सा बना रहता है। अब जो दूसरा इसके आगे एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, वह है गुट निरपेक्षता। इसको आपने नोट कर लिया होगा, हमको विश्वास है आपने सबने नोट कर लिया होगा इसको। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता पढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति भारत के विदेश नीति का यही एक आधारभूत सिद्धांत है, गुट निरपेक्षता। और जो गुट निरपेक्षता है वह उस समय जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तब गुट निरपेक्षता ने दुनिया में तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि दुनिया के तमाम देश जो एक दूसरे के चाहे अमेरिकी गुट में चाहे सोवियत गुट में शामिल होकर विश्व के तनाव को बढ़ाते, उससे बेहतर था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर विश्व में तनाव को कम किया और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि दुनिया में एक विकल्प ये भी हो सकता है कि कोई देश न सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो न अमेरिका के खेमे में शामिल हो, तो परमाणु प्रतिस्पर्धा में, हथियारों की प्रतिस्पर्धा में या वैश्विक तनाव में शामिल न होते हुए भी कोई देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो हम थोड़ा ये भी जानेंगे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका जन्म कैसे हुआ और क्या है गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता, गुट थोड़ा सा शायद ये उतना क्लियर नहीं हो रहा है लिखावट। गुट निरपेक्षता, इसको हेडिंग आप डाल लेंगे, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, इसको नॉन अलाइनमेंट भी कहते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब कि किसी की तरफ अलाइन नहीं होना, न सोवियत खेमे में न अमेरिका के खेमे में। तो गुट निरपेक्षता क्या है आपको बताएं। गुट निरपेक्षता की जो नींव है वह सन 1955 में, सन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, कहाँ? बांडुंग, इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, बांडुंग में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव की स्थापना की गई, आप कह सकते हैं कि स्थापना की गई। और अक्सर आपको सवाल पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो आपको बताते चले, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का
आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन कह लीजिए, प्रथम सम्मेलन, इसका शिखर सम्मेलन हर 3 वर्ष में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो प्रथम सम्मेलन था, वह प्रथम सम्मेलन सन 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, यह प्रश्न आपको आता है, ध्यान रखेंगे, बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन कहे जाते हैं? 3 प्रमुख नेता। गुटनिरपेक्ष को हम शॉर्ट में नैम भी लिखते हैं। नैम का मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, एन से नॉन, ए से अलाइन और एम से मूवमेंट। नैम मतलब नैम के त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का मतलब 3 लोग। नैम के त्रिमूर्ति कौन थे, कौन लोग थे नैम के त्रिमूर्ति? इसमें 3 लोगों का नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा मिस्र के नासिर, नासिर कहाँ के थे? मिस्र के, मिस्र के नासिर। नेहरू भारत आप सब जानते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जो तीसरे थे वो थे मार्शल टीटो। मार्शल टीटो कहाँ के रहने वाले थे? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। यह 3 लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। इन 3 लोगों का योगदान बहुत ज्यादा था, जिन्होंने विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करके और विश्व में तनाव को कम करने की कोशिश की। जो इसके संस्थापक देश थे, नैम के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? मतलब जब स्थापना हुई, संस्थापक देश कितने थे? कुल 25। संस्थापक देशों की संख्या 25 देशों ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं इसके? कुल सदस्य कितने हैं? 120 देश इसके सदस्य हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया में कुल देशों की संख्या, विश्व में जो कुल देश है वो कितने हैं? विश्व में कुल देशों की संख्या, विश्व में कुल देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, विश्व में कुल देश, जिन्हें वैसे तो लगभग 200 के आसपास है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश है, विश्व में कुल देश यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हैं? 193। 193। इस 193 में 120 देश, आप अकेले देखिए नैम के सदस्य। तो इस संगठन का आप आधार समझ सकते हैं। एक बात और बताते हैं, ये जो नैम है, इस नैम के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? नैम का प्रमुख सिद्धांत यह है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह कहता है कि किसी महाशक्ति के साथ सैन्य संधि नहीं करेंगे। मतलब सैन्य संधि नहीं करेंगे। पहला, नहीं करेंगे सैन्य संधि। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत यह है इसका कि हम अपने देश पर किसी महाशक्ति की सेना या सैन्य बेस को इजाजत नहीं देंगे। मतलब अपने देश में किसी भी महाशक्ति का मतलब अमेरिका या सोवियत संघ, महाशक्ति को सैन्य बेस की इजाजत नहीं देंगे। सैन्य बेस मतलब सेना रखने की इजाजत नहीं देंगे। सैन्य बेस की इजाजत नहीं देंगे। तो इस प्रकार यह जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इनको अपनाया नैम ने, और इसका उद्देश्य यह था इन सिद्धांतों का कि दुनिया में तनाव कम हो,
और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका यह था कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, उन देशों का आपस में एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच मिले, जहां सब आपस में चर्चा करके, विचार विमर्श करके, एक दूसरे के प्रति सहयोग की नीति बना के अपनी अर्थव्यवस्था, अपने समाज, अपने देश के उत्थान का प्रयास कर सके। जिसे हमने कई बार आपसे कहा है कि भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सिद्धांत है, वो दक्षिण दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण संवाद और फिर दक्षिण दक्षिण संवाद। जो दक्षिण दक्षिण संवाद है उसमें नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही जानेंगे, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें जो प्रश्न बनाएंगे इस पर, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछेंगे। थैंक्स।